सॉल्विंग 2/n गेम्स। 2/n गेम्स कौन सी गेम्स हैं जिसमें रो प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज और कॉलम प्लेयर के पास n स्ट्रेटजीज होती हैं। हमने 2/2 मैट्रिक्स तक के गेम को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी पढ़ चुके हैं, इससे आज हम n की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखेंगे। तो किसी भी 2/n गेम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसका सैडल पॉइंट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक पेयर ऑफ मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज हैं 8, 10, 5, 3, 3, 2, 7 और 5। इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि अगर इसमें कोई सैडल पॉइंट हो तो वो फाइंड करेंगे। सैडल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? मिनीमैक्स फाइंड करते हैं रो का, यानी पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं फिर उसका मिनिमम। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में मैक्सिमम वैल्यू है 8, सेकेंड रो में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम हम चूज करते हैं जो कि है 8। इसी तरह कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम वाइज हम फाइंड करते हैं मैक्सिमिन। मैक्सिमिन यानी कि पहले मिनिमम फाइंड करेंगे इनका, 8 और 10 में से मिनिमम है 8। इसी तरह इनमें मिनिमम है 3, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 5 मिनिमम है। अब इस मिनिमम का हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे जो कि है 8। तो अब हम देखें तो कॉलम मैक्सिमिन और रो मिनीमैक्स दोनों सेम है, 8 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये हमारा सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट है तो सैडल पॉइंट हमें बताता है कि ये जो जिस रो और कॉलम में आ रहा है ये हमेशा प्लेयर x जो है वो फर्स्ट रो को चूज करेगा, यानी रो प्लेयर हमेशा फर्स्ट रो को अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे चूज करेगा, जिसके जवाब में कॉलम प्लेयर हमेशा फर्स्ट कॉलम को चूज करेगा। तो सैडल पॉइंट अगर हो तो ये तो सॉल्व करना आसान होता है। तो अगर सैडल पॉइंट ना हो तो फिर उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे और अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके वैल्यूज है -2, 2, 5, -3, 0, -2, -2, 5। इस मैट्रिक्स में रो प्लेयर को हम x कहते हैं और कॉलम प्लेयर को फॉर एग्जांपल हम y नाम दे देते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है? 2 रोज हैं और 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं, यानी कि ये 2/4 है। n की वैल्यू इसमें 4 है। अब हम सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो में 5 है और सेकेंड रो में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो इनका मिनिमम 5 ही होगा। अब यहाँ पे कॉलम में देखें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है -2, -3, -2, -2 और इसका मैक्सिमम है -2। अब ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस मैट्रिक्स का नो सैडल पॉइंट, इसका मतलब हम इसके लिए अनदर मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम सपोज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है इसलिए यहाँ पे प्योर स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि वो एक स्ट्रेटजी को हर दफा चूज नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम मिक्स स्ट्रेटजी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो रो प्लेयर x है वो कभी रो 1 को चूज करेगा स्ट्रेटजी 1 को और कभी रो 2 यानी स्ट्रेटजी 2 को चूज करेगा। तो हम सपोज करते हैं कि वो किस तरह से चूज करेगा। रो 1 को या स्ट्रेटजी 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी फॉर एग्जांपल p, तो यहाँ पे आ जाएगा p, जबकि रो 2 को चूज करने की इन दिस केस स्ट्रेटजी होगी 1 - p, क्योंकि इनका सम हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटीज को शो करता है इसलिए। तो अब हम सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल अगर x जो प्लेयर है वो अगर ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करता है और उस केस में y प्लेयर जो है वो चूज करता है स्ट्रेटजी 1 को। नाउ इफ y प्लेस स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, तो इसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी जो वो कॉलम 1 को अगर चूज करे। कॉलम 1 ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि वो कॉलम 1 को चूज कर रहा है। अगर वो कॉलम 1 को चूज कर रहा है तो ये हो जाएगा 1, 0, 0, 0।
इसका वेक्टर या इसका मैट्रिक्स बनेगा कॉलम मैट्रिक्स 1 0 0 0, क्योंकि इसके अंदर इतने रोज होंगे जितने यहाँ पे इसके पास स्ट्रेटजीज हैं। वाई के पास कितने स्ट्रेटजीज हैं? 1 2 3 4 स्ट्रेटजीज हैं, तो यहाँ पे 4 रोज होंगे। या आप यूं कह सकते हैं कि मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम वाई प्लेयर के स्ट्रेटजीज के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। अब जब भी हमने किसी गेम की वैल्यू फाइंड करनी हो और हमें प्लेयर एक्स और प्लेयर वाई के ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज का पता हो, तो वैल्यू किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है पी ए क्यू इज इक्वल टू वी। ये क्या है? वी वैल्यू ऑफ द गेम है। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर रो प्लेयर एक्स। रो प्लेयर एक्स का ये है प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जबकि क्यू क्या है? वाई प्लेयर का मैट्रिक्स है, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। बल्कि यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ताकि याद रह जाए। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ एक्स। क्यू है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ वाई, और ई ए है हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स। ये पी है, इसी तरह से ये क्यू है, और ये हमारे पास है पे ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब इन तीनों का प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो वैल्यू ऑफ गेम के एग्जैक्टली इक्वल आता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है, हमने सपोज किया कि x जो है वो अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्ले करेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि y जो स्ट्रेटजी प्ले कर रहा है वो अभी ऑप्टिमम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस केस में p a q डैश हम इसको कहते हैं क्योंकि अभी y ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्ले नहीं कर रहा, तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू v। v यानी वैल्यू ऑफ गेम। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्ले करेंगे तो वो एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ गेम के बराबर होगा, और यहाँ पे सिर्फ जो एक्स प्लेयर है वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्ले करी, वाई ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्ले नहीं करी। इसका मतलब वाई को नुकसान हो रहा है। तो वाई को नुकसान होने का मतलब ये है कि पी को जो है एक्स को जो है वो फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये हमेशा वैल्यू ऑफ द गेम के या बराबर होगा या इससे ग्रेटर होगी। और बराबर कब होगा? अगर y जो स्ट्रेटजी प्ले कर रही है वही अगर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है तब ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर होंगे। तो अभी हमें नहीं पता कि y जो स्ट्रेटजी प्ले कर रही है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, तो फिर हम इसलिए इस इनइक्वालिटी को लेके चलेंगे। p a q बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो इस इनइक्वालिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। p को हमने फिक्स रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर x को, जबकि q को हम चेंज करते जाएंगे। तो इस इनइक्वालिटी की मदद से हम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कैसे फाइंड करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।